नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज चर्चा करूंगा उसी खबर की जिस पे दुनिया की नहीं तो पूरे देश की निगाहें हैं। जी हां, आपने सही समझा, वो है कोलकाता के भवानीपुर में 30 सितंबर को होने वाले उपचुनाव की। भवानीपुर सीट पर होने वाले इस उपचुनाव में आप जानते हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं। उनके लिए जीतना जरूरी है। दूसरी ओर हालांकि और कुछ उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन उनका मुख्य मुकाबला बीजेपी की प्रियंका टिबड़ेवाल से माना जा रहा है। क्या है मौजूदा स्थिति, क्या है, कितनी टक्कर दे पाएंगी प्रियंका टिबड़ेवाल, और आखिर प्रियंका टिबड़ेवाल हैं कौन, आज बताऊंगा इनके बारे में। इसके अलावा भवानीपुर के जातीय समीकरणों, वोटरों के बारे में भी जानकारी दूंगा। देखिए पूरा वीडियो। जचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें, ताकि आपको मेरे कार्यक्रमों की सूचना मिलती रहेगी और मैं लगातार भवानीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव पर आपको खबरें देता रहूँगा। तो आइए देखते हैं क्या है जातीय समीकरण, कौन है उम्मीदवार और कैसा है माहौल। जैसा कि आप जानते हैं भवानीपुर सीट पर 30 सितंबर को चुनाव होना है। इसके साथ राज्य में मुर्शिदाबाद जिले की शमशेरगंज और जंगीपुर सीट पर भी उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा भवानीपुर की ही है, क्योंकि यहाँ ममता बनर्जी मैदान में है। और ममता बनर्जी, आपको ध्यान होगा, उन्होंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ा था, जबकि भवानीपुर उनकी पारंपरिक सीट रही है। 2006 और 2011 में वो चुनाव जीतती रही हैं। 2011 और 2016 में तो वो चुनाव 2 बार यहाँ से जीत चुके हैं। इस बार उनके करीबी शोभन देव चट्टोपाध्याय ने यहाँ से चुनाव लड़ा था। ममता करीब 1952 वोटों से हार गई थी नंदीग्राम से, इस तथ्य के बावजूद कि उनकी पार्टी को 213 सीटें मिली थी। तो अब महीनों की हिला हवाली के बाद चुनाव आयोग ने इसकी तारीख का ऐलान किया था इसी महीने की शुरुआत में, और ममता के खिलाफ कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है और बीजेपी ने प्रियंका टिबड़ेवाल को उम्मीदवार बनाया है। प्रियंका टिबड़ेवाल, ये मुकाबला एक तरह से राजनीतिक हलकों में विशेषज्ञ इसे एक तरफा मान रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि ममता की राह आसान नहीं होगी। इसकी वजह है कि ममता लगातार कभी मस्जिदों के दौरे कर रही हैं, कभी हिंदी भाषियों से बैठक कर रही हैं। तो बीजेपी का कहना है कि जो लोग पहले कह रहे थे कि ये मुकाबला एक तरफा होगा, वो देख लें ममता बनर्जी वोटों के लिए किस कदर दौड़ धूप कर रही हैं। तो और अब उन्होंने शिकायत भी की है बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव आयोग से कि उन्होंने अपने खिलाफ कम से कम 5 आपराधिक मामलों की नामांकन दायर करने के दौरान जानकारी छुपाई है, तो उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाए। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिबड़ेवाल पर चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि टिबड़ेवाल ने बिना किसी अनुमति के नामांकन दायर करने के समय भीड़ जुटाई और कोरोना से संबंधित दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया। इस पर चुनाव आयोग ने उनको कारण बताओ नोटिस जारी की हैं। तृणमूल कांग्रेस का दावा था कि प्रियंका ने नामांकन के लिए जाते समय धुनुची नृत्य किया जो आमतौर पर दुर्गा पूजा के दौरान आरती के समय किया जाता है। तो इस नोटिस के बाद बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस उपचुनाव के नतीजों को लेकर आशंकित है और बीजेपी के चुनाव प्रचार पर अंकुश लगाने के लिए ही ऐसी फर्जी शिकायतें दर्ज कराई जा रही है। इस बीच ममता बनर्जी अचानक सोमवार को भवानीपुर इलाके की 16 आना मस्जिद पहुंची, वहां लोगों से मुलाकातें की और उनके आने की खबर मिलते ही बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंच गए, जिसने तस्वीरें खिंचाई। टिबड़ेवाल ने भी रविवार से अपना प्रचार शुरू कर दिया है। उन्होंने कोलकाता के कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना के बाद प्रचार की। उसके बाद चुनाव बाद की हिंसा को लेकर ममता को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि बंगाल की ममता बनर्जी बेटी हो सकती हैं, भवानीपुर की असली बेटी मैं ही हूँ, क्योंकि ममता बनर्जी यहाँ पैदा नहीं हुई हैं, मैं पैदा हुई हूँ।
और तमाम ममता के इन दौरों को, मस्जिदों और हिंदी भाषियों से मुलाकात को बीजेपी कह रही है कि एक नाटक है, योजनाबद्ध तरीके से जा रही है। और ममता बनर्जी ने जो नारा दिया था, बांग्ला निजेर मेके चाय, यानी बंगाल अपनी बेटी को ही चाहता है, तो उसके काफ़ी कामयाब रहा चुनाव के दौरान वो नारा। अब प्रियंका ने इसी तर्ज पर भवानीपुर निजेर मेके ही चाय का नारा देना शुरू किया है कि मैं भवानीपुर में पैदा हुई हूँ, ममता वहाँ पैदा नहीं हुई हैं। तो वाम दलों ने भी यहाँ कमज़ोर उम्मीदवारों को उतारा है और प्रियंका टिबड़ेवाल बीजेपी की प्रवक्ता हैं यहाँ और महिला मोर्चे की नेता हैं। हालांकि उनका नाम जाना पहचाना भले हो, लेकिन राजनीति में उनका कोई खास योगदान नहीं रहा है। अब तक कोई चुनाव नहीं जीत सकी हैं और पेशे से एडवोकेट हैं और 2 बार चुनाव लड़ी है, लेकिन दोनों बार हार का सामना करना पड़ा है। पहला चुनाव प्रियंका ने 2015 में कोलकाता नगर निगम का लड़ा था और हार गई थी। फिर हाल में हुए विधानसभा चुनाव में कोलकाता की एंटाली सीट से मैदान में थी और 58,000 से ज़्यादा वोटों से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार कमल साहा से हार गई थी। मूल रूप से मारवाड़ी समुदाय की हैं और हिंदी भाषी हैं, लेकिन बांग्ला भी बहुत बेहतर बोलती हैं। विश्लेषक मानते हैं कि वो कुछ हद तक ममता को टक्कर दे पाएंगी। अब जानते हैं आखिर भवानीपुर सीट का गणित क्या है। दरअसल इस इलाके में गैर बंगालियों की तादाद भी अच्छी खासी है और इनकी आबादी करीब 40% है ऐसे वोटरों की। इनमें पंजाबी और मारवाड़ी मूल के भी काफ़ी लोग हैं। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के लगभग 20% वोट हैं। बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में इलाके में बढ़त हासिल की थी, लेकिन ममता बनर्जी जिस वार्ड में रहती हैं, खासकर इसी इलाके के तहत कालीघाट के पास रहती हैं, उस वार्ड में भी बीजेपी को बढ़त मिली थी। लेकिन लोक विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार शोभन देव चट्टोपाध्याय काफ़ी बेहतर जीत दर्ज की थी उन्होंने। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार शुरू हो गया है। हालांकि ममता बनर्जी प्रियंका पर निशाना नहीं साध रही हैं। उनके निशाने पर हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्र सरकार और बीजेपी ही है और वो तमाम मुद्दे उठा रही हैं। किसान आंदोलन के मुद्दे उठाकर इलाके में रहने वाले पंजाबियों को भी लुभाने का प्रयास कर रही हैं। तो धीरे धीरे अभी तो चुनाव में देर है, धीरे धीरे मुकाबला दिलचस्प होगा। हालांकि ज़्यादातर विश्लेषकों की राय में ममता को इस सीट पर जीत में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। फिर भी प्रियंका कुछ हद तक उन्हें टक्कर दे सकती हैं और इसके बाद नतीजा 3 अक्टूबर को आएगा। उसके पहले मैं लगातार आपको इस इलाके के घटनाक्रम की जानकारी देता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।